हेलो, हाय, नमस्ते। मैं चाय पी रही हूँ लेकिन मेरे दिमाग में ये है कि ऐसी कौन सी बात कह दी जाए जो जिससे लोगों का दिमाग बदल जाए। हमारे देश में हमेशा ही जागरूक लोगों ने यही सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे आम लोगों का दिमाग सही दिशा में सोचे, आम लोगों का दिमाग कठपुतली की तरह व्यवहार ना करे। कठपुतली तो समझते होंगे आप लोग। कठपुतली का खेल भी देखा होगा, कठपुतली का नाच भी देखा होगा। हम सभी इंसान भी कठपुतली जैसे ही हैं। अगर हमने सही धागे में खुद को नहीं बांधा तो हमें नचाने वाला कुछ भी कर सकता है। और ज़्यादातर इंसान नाच ही रहे हैं। कुछ लोग नचा रहे हैं और ज़्यादातर लोग नाच रहे हैं। और इस बीच सोशल मीडिया की बातें तो अनछुई नहीं है। मतलब हर किसी को पता है कि सोशल मीडिया पे हर कोई है। फेसबुक हो गया या तमाम सारे ऐसे, ट्विटर या अन्य, व्हाट्सएप की तो बात ही अलग है। व्हाट्सएप तो मानसिक परिवर्तन करने का काम कर रहा है देश में। उसका जो इस्तेमाल है, व्हाट्सएप का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया जा रहा है कि लोगों के, चूँकि मोबाइल पे सबके व्हाट्सएप है, तो कुछ भी सूचना भेजी जाए और प्रमाण सहित पेश किया जाए जिससे लोगों का दिमाग बदले। और हमारे यहाँ लोगों की सोच भी बहुत पैसा, मनी ओरिएंटेड है। तो चूँकि कमी भी है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोगों के पास जीने खाने की व्यवस्था नहीं है, तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि और अगर पता है भी तो वो कुछ कर नहीं सकते। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। महात्मा गांधी का उनकी हत्या कर दी गई थी। नाथूराम गोडसे ने उनके सीने में बहुत सारी गोलियां दाग दी थी और वह प्रवचन करने गए थे और मार दिए गए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान देश की आज़ादी के तुरंत बाद मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। उस समय हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने जिस संस्था से वो जुड़ा था उस पर बैन लगाने की बात की, कहा कि इतनी ज़्यादा नफ़रत की विचारधारा फैलाने वाला जो ये संगठन है, उनको इस बात से भी नाराज़गी हुई थी कि गांधी की हत्या के बाद उन लोगों ने मिठाइयाँ बांटी। आज हम लोग, साधारण लोग भी, बुरे से बुरे व्यक्ति के मरने के बाद हम मिठाइयाँ नहीं खा सकते। इवन हमें पता चल जाता है तो खाना खाने का मन नहीं करता। वे कैसे लोग रहे होंगे जिन्होंने, महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति जिन्होंने देश की आज़ादी में इतना बड़ा रोल प्ले किया कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो हमारे देश को आज़ादी हिंदू हिंदू कह के या मुस्लिम मुस्लिम कह के तो नहीं मिली होती। महात्मा गांधी एक संस्कृति है। भारत कोई संस्कृति नहीं है, भारतीय संस्कृति कोई संस्कृति नहीं है। महात्मा गांधी जैसे लोग संस्कृति हैं। जब ऐसे लोग हमारे देश की संस्कृतियों में योगदान देते हैं तो भारत एक संस्कृति के रूप में बनता है। और जो हिंदू, सनातन और न जाने कोई भी नाम बदल लो, पहले सनातन नाम से आतंक मचाया जाता था, अब हिंदू नाम से आतंक मचाया जाता है, तो आतंकी का तो सच में कोई धर्म नहीं होता। तो इन लोगों ने मिठाइयाँ बांटी। कैसे लोग रहे होंगे, क्या सोच रही होगी उनकी कि मतलब कोई महान व्यक्ति मरे तो मिठाइयाँ बांटो। ये किस किस्म की सोच है। हमारे यहाँ तो ये बहुत ही उल्टी बात कही जाएगी। पसंद तो कोई नहीं करेगा, लेकिन आप उसी ऑर्गेनाइजेशन को पसंद कर रहे हैं। आपको लगता है कि हमारे देश की माँओं और बापों को ये लगता है कि जो आरएसएस से जुड़ा होगा वो संस्कृति सीखेगा, वो संस्कार सीखेगा। आप क्यों नहीं संस्कार और संस्कृति सिखाते? आप पैदा क्यों करते हो अपने बच्चों को अगर आप संस्कार और संस्कृति नहीं दे सकते? आप संस्कार और संस्कृति एक संगठन से उम्मीद करते हो कि वो आपको संस्कार और संस्कृति सिखाएगा, जहाँ पर आदमी ही आदमी भरे हैं और औरतें हैं तो आदमियों की औरतें हैं, जो आदमियों के कहने से ही चलती हैं, आदमियों के बनाए हुए कंडक्ट को फॉलो करती हैं। वहाँ की औरतें भी आदमी जैसी लगती हैं, और आदमी नहीं, खूंखार लोग जो दिखते तो बहुत साफ सुथरे हैं लेकिन उनके दिल में सिर्फ नफरत है।
कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से नफरत कैसे कर सकता है? मैं इस बात को समझना चाहती हूँ पर मैं समझ नहीं पाती। आज 30 जनवरी है और आज महात्मा गांधी हमारे बीच नहीं रहेंगे। ये उस वक्त की बात मैं बता रही हूँ जब जिस दौर में वो मरे होंगे, जिस दौर में उनकी हत्या हुई होगी। कोई न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था निधन हो गया। आज के दिन उनका निधन हुआ था। निधन नहीं हुआ था, मारा गया था, हत्या की गई थी। एक निधन होता है, एक हत्या होती है। एक होता है व्यक्ति खुद की मौत मरता है, एक होता है कि व्यक्ति को मारा जाता है, अचानक से मरता है। और उसकी मौत क्यों होती है यही समझना है। किसी व्यक्ति की मौत क्यों होती है, उससे किसको फायदा होता है। अगर वो असमय हुई तो ये सोचने का विषय है। इस बीच में कई लोग मरे, कई पत्रकार साउथ इंडिया के मरे, कई पत्रकार और भी मरे होंगे जिनका नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। एक बहुत ही पॉपुलर पत्रकार इस दुनिया को छोड़कर चले गए जो भारत की आवाज़ के ही नाम से फेमस थे। अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, मार्क टली, सर मार्क टली। उनकी बात सुनकर के मुझे बहुत मतलब बिल्कुल सही लगी उनकी बात। वो हिंदी बोलते थे, हिंदी में ही पत्रकारिता करते थे और हिंदी अच्छी जानते थे। एक बार उन्होंने कहा कि जब भी मैं किसी से हिंदी में सवाल करता हूँ, हिंदुस्तानियों से जब भी मैं हिंदी में बात करता हूँ तो वो मुझे अंग्रेजी में जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि आप हिंदी में क्यों बोल रहे हैं। तो वो कहते थे कि मैं तो हिंदी में बोलता था लेकिन वो जवाब अंग्रेजी में देते थे। तो मैं उससे समझता था कि वो हिंदी में बात इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो मुझे बताना चाहते हैं कि वो अंग्रेजी में बोल सकते हैं। ये हमारे देश के लोगों का कॉम्प्लेक्स है। ये हमारे देश के लोगों के अंदर की हीन भावना है। और ये दौर मैंने देखा है, बहुत लंबा दौर देखा है, जिसमें अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो आपको कमतर आंकते हैं और आप अंग्रेजी में बोलते हैं तो आपको सोचते हैं कि बहुत काबिल व्यक्ति है, जबकि उसको कोई ज्ञान नहीं रहता। अंग्रेजी बोलना या हिंदी बोलना एक स्किल हो सकती है, लेकिन ज्ञान का भंडार होगा किसी के पास, इस पे मुझे शक नहीं है, पूरा भरोसा है। क्योंकि आज हम जिस दौर में हैं उसमें हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी जानने वाले बहुत सारे लोग जो एथिकली बहुत करप्ट हैं, नैतिक रूप से बिल्कुल समाज के दुश्मन है। जिसमें नैतिकता नहीं वो समाज का दुश्मन ही है। तो वो एक अलग भारत के लिए चल पड़े हैं। उसके लिए रास्ते में कोई भी आएगा उसे हटा देंगे। वो हिंदू राष्ट्र के लिए कमर कस चुके हैं। वो उस रास्ते में कोई भी आएगा उसे हटा देंगे। उनका जो लक्ष्य है, हिंदू राष्ट्र असल में कुछ नहीं है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। हिंदू राष्ट्र असल में एक ऐसी पॉलिटिकल थॉट है जिसमें पैसे वालों के पास सारा देश का सारा पैसा रहेगा और गरीबों के पास बताने की जरूरत ही नहीं, कुछ है ही नहीं। गरीबों के पास कुछ नहीं रहेगा, वो स्लेव रहेंगे, नौकर रहेंगे, हर तरह के नौकर। तो हिंदू राष्ट्र का यही मतलब है। उद्योगपतियों के पास पैसा, पॉलिटिकल पावर्स के पास पैसा और गरीबों के पास कुछ नहीं, स्लेव, मजबूर होंगे, रोटी रोटी के लिए लाचार होंगे। गणतंत्र दिवस बीता है, सरस्वती पूजा बीती है, दोनों ही स्कूल से जुड़े हुए मैटर हैं। मुझे आश्चर्य है कि गणतंत्र दिवस पर मैंने एक ऐसी वीडियो देखी जो वायरल हुई, जिसमें बच्चों को किताबों के पन्नों पर हलवा और पूरी पेश किया गया, वो भी स्कूल में। हम समोसों की दुकानों, रेस्टोरेंट, छोटे मोटे रेस्टोरेंट पर लोगों को कागज़ के अखबारों के टुकड़ों पर खाते हुए देखते हैं और बस अफसोस जाहिर करते हैं कि अखबारों में की स्याही में लेड होता है और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैंसरस हैं। योगा और फूडिंग की बातें करने वाला ये देश जो ये मानता है कि आयुर्वेद फूड से ट्रीटमेंट करता है,
मसालों से ट्रीटमेंट करता है, भस्म से, तमाम सारी चीज़ों से ट्रीटमेंट करता है। लेकिन हमारे यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिसको खाद्य पर पूरा नियंत्रण करना चाहिए, वो ये तक देख नहीं पाता कि समोसों की दुकानों पर हम न्यूज़पेपर में देखते हैं लोगों को खाते हुए। और बहुत सी ऐसी गली कूचे में दुकानें होती हैं जिस पर हम देखते हैं कि अखबारों में लोग खा रहे हैं और बहुत आसानी से वो कैंसर को अपने भीतर आने की इजाज़त देते हैं, कोई कंट्रोल नहीं। पर जब हम स्कूल में देखा हमने कि बच्चे एक कतार में ज़मीन पर बैठ करके हलवा और पूड़ी खा रहे हैं, तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत। मुझे ये लगा कि मानवीय गरिमा कहाँ गई? हमारे देश में मानवीय गरिमा नाम की कोई चीज़ नहीं। कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? छोटे छोटे बच्चों को कागज़ के टुकड़ों पर, वो भी उनके किताब के फटे हुए पन्नों पर, जिनको उन्हें पढ़ना चाहिए, जिनसे उन्हें ज्ञान लेना चाहिए, जिनकी लाइनों में, जिनके जिनके स्टेटमेंट्स में बहुत सी ज्ञान की बातें होंगी, जिन्हें उनको जानना चाहिए, स्कूल के प्रांगण में स्कूल के बच्चों को उन्हीं की किताबों को फाड़ फाड़ कर, उन्हीं की नोटबुक को फाड़ फाड़ कर हलवा और पूड़ी पेश किया गया। जब आज पूरे विश्व में वैज्ञानिकता का इतना विकास हो गया है, तो हमारे देश के ये हालात हैं। एक धीरेन्द्र शास्त्री नाम का इंसान, जिसकी उम्र जैसी उम्र नहीं है, हो सकता है 30-32 साल का होगा, वो चुटकी बजाता है, लाइक दिस, भूत भगाता है। वो खड़ा हो जाता है और सामने भयानक भीड़ होती है महिलाओं की, पुलिस फोर्स लगी हुई है, और वो खड़ा है और चुटकी बजा रहा है। एक महिला एकदम कांप रही है, बिल्कुल जैसे मैंने गाँव में देखा है कि महिलाएं बिल्कुल विक्षिप्त हो जाती हैं, बाल पटकती हैं, हाथ पटकती हैं, सर पटकती हैं, बॉडी को बिल्कुल तोड़ फोड़ डालती हैं, जैसे लगता है सच में उनके भीतर कोई भूत है। मुझे नहीं पता मानसिक तौर पर कितनी दुखी हैं, या मानसिक तौर पर उनको कोई और समस्या है, वो अपनी एनर्जी को इस तरह निकालती हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं ये लोग, भूत प्रेत। इस व्यक्ति को स्टेट का संरक्षण प्राप्त है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है। नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर चलते हैं, समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं इस व्यक्ति के साथ हूँ, और वो क्या करता है? वो चुटकी बजाता है। वो कहता है कि मैं हनुमान जी से बात कर रहा हूँ, मैं न जाने कौन कौन से और भगवानों से बात करता हूँ, और वो जनता को उल्लू बनाता है। और उस व्यक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं। जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए, वो जनता को चुटकी बजा बजा करके भूत भगाता है। व्हाट इज दिस? एक तरफ यहां है कि हम देख रहे हैं कि स्कूलों में बच्चों को कागजों पर, उन्हीं की नोटबुक पर खाना परोसा जाता है। एक तरफ हम देखते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, बागेश्वर धाम सरकार, ये लोगों को क्या समझते हैं? कहाँ है मानवीय गरिमा? मानवीय गरिमा कहाँ है? मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि इंसान अपनी इज्जत करना कैसे सीखेगा? एक अनपढ़ व्यक्ति जो 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 स्कूल भी नहीं गया, वो भूत प्रेत भगाने की विधा को एक्सेप्ट करता है। वो देखता है कि उसमें पैसे हैं, और उसमें पैसे क्यों हैं? उसमें पैसे इसलिए हैं क्योंकि हमारी जो जनता है वो अपनी इज्जत नहीं करती। हमारी जो पब्लिक है, जिसमें महिलाएं ज़्यादातर शामिल हैं, वो अपनी इज्जत नहीं करती। वो अपने आप को बर्बाद कर चुकी हैं। वो ना पढ़ती हैं, ना वो ज्ञान अर्जन करती हैं। वो पढ़ती भी हैं तो धार्मिक किताबें पढ़ती हैं, और उसको भी समझ नहीं पाती। हमारे धर्म में फिलॉसफी को समझना हमारे देश की महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल है, खासकर वो जो पढ़ी लिखी नहीं है। और अगर पढ़ी भी हैं तो पिछले बहुत सारे सालों से हमने देखा है कि औरतों की स्थिति इतनी खराब है कि वो पैसे के लिए पढ़ती हैं। वो ये सोचती हैं कि हमारा फर्स्ट डिवीजन आएगा, हमको स्टेट सरकार 20,000 रुपये, 30,000 रुपये ग्रांट देगी। और वो ग्रांट भी कौन खर्च करता है? उनके घर के लोग किसी भी चीज़ में खर्च कर सकते हैं, उससे महिला का कोई विकास नहीं होता। हमारे देश के ये हालात हैं कि औरतों को भूत चढ़ता है, और उतारने वाला हमारे देश का एक 30+ उम्र का व्यक्ति होता है, जो टोटल विदूषक है, जिसकी बातों पर हंसी आ सकती है, पर वो चिकित्सक का काम करे ये स्वीकार नहीं है।
कोई हंसाता है, कोई जोकर है, इट्स ओके। कोई स्टेज पर खड़ा होकर हमें हंसा सके, ये अच्छी बात है, हम उसे जोकर कहेंगे, पर हम उसे चिकित्सक स्वीकार कर लें, ये पागलपन के अलावा और कुछ नहीं है। किसी जोकर का हाथ पकड़ कर अगर देश का प्रधानमंत्री घूमता है तो ये नहीं है कि वो प्रमाणित हो गया कि वो बहुत योग्य है। नहीं, ये मार्केट का अंग हो सकता है। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, और ऐसा तभी होता है जब देश की कानून और व्यवस्था जीरो हो जाती है। पुलिस क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ती है, पुलिस उसे पकड़ती है जिसको सरकार कहती है, और सरकार का अपना एक एजेंडा है। सरकार का एजेंडा क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी बता देते हैं। सरकार का एजेंडा है कि मुस्लिमों को हर जगह से विस्थापित करो, उन्हें टॉर्चर करो, उन्हें इतना परेशान कर दो, उनकी दुकानें छीन लो, उनकी ज़मीनें छीन लो, उनके जीने की शैली को छीन लो, उनको इतना डरा दो कि वो खुद को भूल जाए, वो ये भी भूल जाएं कि वो मनुष्य हैं। मानवीय गरिमा को इतना घसीट लो, इतना स्ट्रॉ लगा के सक कर लो कि वो भूल जाएं कि वो इंसान भी है, बिल्कुल उन्हीं बच्चों, मासूम बच्चों की तरह, जिन्हें पता ही नहीं कि नोटबुक किस लिए होती है। पता भी होगा तो कर क्या सकते हैं? वो हलवा पूड़ी खाएंगे या ये देखेंगे कि कागज़ पर जो अक्षर लिखे हैं वो उससे वो कैंसर ले रहे हैं। मतलब वो कैंसर तो ले ही रहे हैं, साथ में विद्या की देवी जिसको लोग कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले सरस्वती पूजा की थी, हो सकता है उन बच्चों ने भी नाचा गाया हो मूर्ति के सामने। शिक्षकों को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि कागजों पर खाया नहीं जाता। ये मानवीय गरिमा का मसला है। जब देश के लोग अपनी इज्जत खुद नहीं करते तो उनकी इज्जत कोई नहीं करता। सरकारें भी उन्हें घसीट घसीट के लथेड़ के धूल में लपेट के उसकी इंसल्ट करती हैं। हम क्यों कहें कि तुम राम का नाम मत लो, हम क्यों कहें कि तुम पूजा मत करो, हम क्यों कहें कि तुम मंदिर मत जाओ, तुम जो मना है वो करो। क्योंकि जब हम कहेंगे तो तुम कहोगे कि हम धर्म के खिलाफ हैं, तुम कहोगे कि हम तो नास्तिक हैं, तुम कहोगे कि हम तो, आजकल यही गालियां पॉपुलर हैं। आप जरा सा कुछ ईश्वर के बारे में बोल दो तो तुरंत कह देते हैं कि नास्तिक हो। जज करने का जो चलन है भारत में, ये अपने आप में बहुत अल्टीमेट है। हर कोई जज करता है, तुरंत आपको जज करता है। आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आप उधर हैं, आप बुरे हैं, आप कम्युनिस्ट हैं, आप वगैरह वगैरह। कहाँ है मानवीय गरिमा? 2002 में हम लोग जब प्योर स्टूडेंट थे, मतलब जब हम सिर्फ कोर्स पढ़ा करते थे, 2002 में गुजरात में दंगे हुए, बहुत सी चीज़ें हुई। हम लोग सोचा करते थे 2002 में जब हम सिर्फ कोर्स पढ़ा करते थे, स्कूल और उसकी पढ़ाई, 2015 में भी वही था, लेकिन सिर्फ कोर्स नहीं पढ़ते थे। तब हम इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ते थे, तब हम वर्ल्ड में जो भी फेमस साइंटिफिक रिसर्च होती थी वो भी पढ़ते थे। हम हर सब्जेक्ट पढ़ते थे। इस किस्म की पढ़ाई थी कि हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता था, लॉ से लेकर के एवरीथिंग, अखबार, मैगजीन्स, हर किस्म की मैगजीन्स। तब हम सोचते थे कि भाई जब कोई व्यक्ति इतना दंगा फसाद करने वाला व्यक्ति है तो लोगों ने सोचा क्यों नहीं, लोग टॉप पर क्यों पहुंचा दिए ऐसे पार्टी को या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, ये टॉप पे क्यों पहुंचा दिया गया? क्या जर्नलिस्ट लोगों ने जर्नलिज्म नहीं किया? लोगों ने रिपोर्ट्स नहीं बनाई? लोगों ने खुल करके बताया नहीं कि वहां क्या हो रहा था? तो आज हमें समझ में आया कि हम भी तो बता रहे हैं, हम लोग तो भी तो रोज बता रहे हैं, रोज जर्नलिज्म करते हैं, रोज आर्टिकल लिखते हैं, रोज उन बातों की आलोचना करते हैं जो आपके लिए गलत नीतियां हैं। जर्नलिस्ट बताता है। हम कैसे कह दें कि देश के सारे जर्नलिस्ट खराब हैं? हम नहीं कह सकते, क्योंकि जर्नलिस्ट बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मीडिया खराब है, जर्नलिस्ट नहीं। जर्नलिस्ट बहुत सारे ऐसे हैं,
मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो 9 बजे जो औरतें बैठ जाती हैं और एक बहुत ही भद्दी आवाज़ में जिसको चाहती हैं इंसल्ट कर देती हैं, जिसको चाहती हैं उसका माइक ऑफ करवा देती हैं, जिसको चाहती हैं उसको दुत्कार देती हैं, जो चाहती हैं वो करती हैं। स्टेट का संरक्षण प्राप्त है ऐसी महिलाओं को और ऐसे आदमियों को जो मीडिया हाउसेस में बैठ करके बक बक करते हैं। उनके बक बक में ना कोई कंटेंट होता है, ना कोई शब्दावली होती है। उनकी बक बक में सिर्फ सरकार के एजेंडे होते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ऐसे संरक्षित लोगों के खिलाफ गांधी की माने तो हम हिंसा तो नहीं कर सकते, पर हम सत्य तो बोल सकते हैं। हम सत्य बताते हैं, उनके झूठ के खिलाफ हम हर पल डटे हुए हैं। हम सभी जर्नलिस्ट, देखा जाए तो ये काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता? इसलिए काम नहीं करता क्योंकि लोग सुनते नहीं, समझते नहीं। उनको बागेश्वर के यहाँ जाना है, उनको रामदेव की जड़ी बूटी पीनी है, आयुर्वेद के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। आयुर्वेद क्या होता है? हम तो जीवन भर से आयुर्वेद ही खा रहे हैं। हम आयुर्वेद से ही बने शाकाहारी। और रामदेव क्यों? अब तो कई सारे सन्यासी यही काम कर रहे हैं। श्री श्री ले लो, जग्गी ले लो, हर कोई बिजनेसमैन बन गया है क्योंकि वो हर कोई यही काम कर रहा है। लोग कहते हैं पर्सनल अटैक मत करो, क्या करें फिर? इनविजिबल बातें करें, वो तो समझ में आती नहीं। भाई गांधी जैसा राष्ट्रवादी, गांधी जैसा वकील, गांधी जैसा पत्रकार, हालांकि वकालत उन्होंने ज़्यादा की नहीं, उनको पसंद नहीं आया, पर पत्रकारिता तो उन्होंने खूब की। पत्रकारिता, आए दिन वो कोई ना कोई मैगजीन निकालते थे, पत्र निकालते थे, मैगजीन नहीं पत्र निकालते थे। आज भी बहुत सारे लोग रेगुलर पत्र की ही तरह यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं आपको सही सूचना देने के लिए, लेकिन कोई सुनता नहीं। उसको बागेश्वर जाना है भूत उतरवाने। बागेश्वर भूत उतारता है क्योंकि सबको भूत चढ़ा है, सीरियसली सबको भूत चढ़ा है। लेकिन ये वो भूत नहीं है जिसे उतरवाने जाते हैं वो, ये कोई और भूत है जो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही। पैसे की कमी है, लाचारी है, मजबूरी है, ये वो भूत है और कोई भूत नहीं है। जब आप फ्रस्ट्रेट होकर अपनी एनर्जी निकालते हैं तो भूत जैसी ही लगती है। भारत में नेतृत्व नहीं रह गया, भारत का नेतृत्व खत्म हो गया है। और जो नेतृत्व कर सकते हैं वो विज्ञापनों के शिकार है। लोग बताने के लिए हैं, आपको अच्छी बातें बता रहे हैं, आपको सही बातें बता रहे हैं, लेकिन आपको झूठी बातें सुननी है, झूठी बातों पे भरोसा करना है, क्योंकि भारत में झूठी बातें अच्छी लगती हैं, सच्ची बातें अच्छी नहीं लगती। तो मानवीय गरिमा इसलिए नहीं है क्योंकि आप हिंसक हो चुके हैं, आपको हिंसा अच्छी लगती है, आप को लगता है आपके साथ नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि मेरे साथ होगा भी नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। कोई ऐसा कोई काम नहीं करता। लोग घर बनवाते हैं, बहुत खूबसूरत शौक से अपना घर बनवाते हैं, और एक दिन बुलडोज़र आता है और बुलडोज़र उखाड़ देता है, उसे तोड़ डालता है, और आपको लगता है कि वो आतंकवादी का घर तोड़ा गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ एक एजेंडे के तहत हो रहा है। कोई आतंकवादी नहीं है, लेकिन हाँ वो मुसलमान हैं, वो अल्पसंख्यक हैं। और इंसान जब इंसानों के साथ गलत काम करता है तो वक्त तो किसी का भी बदल सकता है। हमारे देश को आज़ाद हुए भी 100 साल नहीं हुए हैं, और हमारे देश के वो हालात हो चुके हैं कि कभी किसी ने सोचा नहीं था। ये है हमारी, ये बहुत मोटी किताबें हैं। ये किताबें बहस हैं, बहस लिखा गया है, पढ़े लिखे लोगों ने बहस करके हमारा संविधान बनाया था। और आज संविधान के नाम से ही संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लोग बागेश्वर में व्यस्त हैं। अभी
मैंने एक किताब मंगवाई थी, राजा राम मोहन रॉय की बायोग्राफी, डॉक्टर अमृता रॉय की लिखी हुई है। मैंने पढ़ा, और ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि देश में ऐसा नहीं होता कि सभी अच्छे लोग होते हैं। देश में बहुत सारे अंधविश्वासी होते हैं, बहुत सारे भ्रमित लोग भी होते हैं, बहुत सारे अशिक्षित लोग भी होते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, राजनेता भी हमेशा रहे हैं, आतंकवादी भी हमेशा से रहे हैं, और बहुत सारी औरतें भी रही हैं जिसका ज़्यादातर पार्ट धर्मांध होता है और मूर्ख भी होता है। और औरतें इसलिए बहुत ज़्यादा मूर्ख होती हैं क्योंकि उनकी अपनी प्रायोरिटी होती है, पढ़ाई लिखाई से बेहद दूर। किताबें देख के तो उनको बुखार चढ़ जाता है। मैं आज भी अपने इर्द गिर्द तमाम सारी बहुत कम स्त्रियों को जानती हूँ जो रेगुलर पढ़कर सोती हैं और अच्छी किताबें पढ़ती हैं। उनके पास किताबों का संकलन नहीं होता तो आदमियों के पास भी नहीं है, लेकिन औरतों का अनपढ़ होना ये डिज़ास्टर है, हमारे समाज के लिए डिज़ास्टर है। तो हमारे देश में औरतें ही तो सती होती थी, जिसको राजा राम मोहन रॉय ने जिसके खिलाफ बहुत काम किया, झोंक दिया खुद को और अपनी माँ के खिलाफ गए। माँ ने कहा कि मेरी मौत हो तो ये लड़का मुझे मेरा दाह संस्कार ना करे, मान गए। बहुत कष्ट झेला है लोगों ने। दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया, एक स्त्री ने ही। ये स्त्रियां एग्जाम्पल हैं हमारे, लेकिन हमारे देश में इंदिरा गांधी जैसी स्त्रियां भी हुई हैं, ज्योतिबा फुले की, सावित्रीबाई फुले भी हमारे यहाँ की एक स्त्री रही हैं जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए बहुत काम किया। कौन स्त्री है जो महिला शिक्षा के लिए काम कर रही है? बहुत कम स्त्रियां हैं जो ये सोचती हैं कि हमें महिलाओं को शिक्षित करना है। नहीं, बहुत, मेरे पास जानकारी नहीं है। मेरे पास मेरी माँ की जानकारी है। मेरी माँ ने ये काम किया है, अपने आसपास की सभी स्त्रियों को शिक्षित किया, सभी लड़कियों को शिक्षित किया, और मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो जिस समय राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा के खिलाफ थे, उसी समय राधाकांत देव भी थे जो धर्म सभा बना करके वो चाहते थे कि सती प्रथा बनी रहे। कभी सोचा है कि सती प्रथा कोई बहुत प्यार करने वाली स्त्री से आया है या कहीं और से आया है? किसने थोपा होगा? ओ पता नहीं, यक्ष वक्ष से जाता है, यक्षिणी और यक्ष से, आई डोंट नो। मैं इन सब चीज़ों में यकीन नहीं करती बहुत ज़्यादा, पर मैं ये देखती हूँ कि हमारे वर्तमान में क्या हो रहा है। हमारे वर्तमान में क्या हो रहा है? स्त्री बागेश्वर धाम के सामने अपना भूत उतरवाने जाती है। कई सारे वीडियोस ऐसे रोज आते हैं, और ऐसा नहीं है कि इस मार्केट में स्त्रियों ने अपने आप को कहीं छोड़ रखा है। मार्केट में वो एंट्री कर चुकी हैं। कोई स्त्री सिगरेट पी रही है, भूत उतार रही है, कोई खुद उतरवा रही है, कोई काली का रूप धारण करके कांप रही है, तब भी स्त्रियों का शोषण हो रहा है। स्त्रियों का शोषण रोज हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। स्त्रियां मुस्लिमों के खिलाफ दंगे भड़का रही हैं, हालांकि वो उनका जो कनेक्शन है वो कहाँ से है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। गांधी की पुण्यतिथि है, और हम सही बात बता रहे हैं। गांधी का शरीर मार दिया गया, लेकिन हम गांधी के फॉलोअर्स भी रोज मारे जाते हैं। सत्य बताते रहते हैं, झूठ के खिलाफ लड़ते रहते हैं, अहिंसा से काम करते हैं, प्रेम की भाषा बोलते हैं, पर किसी को समझ नहीं आता। आज राम जैसे एक महान नायक, किताबों के ऐसे महान नायक जिनका चरित्र इस तरह लिखा गया जैसे वो पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हों, लेकिन उनके नाम पर भी हत्याएं हो रही हैं, लिंचिंग हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नायक हो और उसके नाम पर लिंचिंग हो रही हो?
उसकी भावनाओं को किसी ने क्यों नहीं लिया? ऐसा क्यों होता है कि मूर्तियां स्थापित की जाती हैं और मूर्तियों के लिए लड़ाई होती है? किसी नायक के किरदार को अपने जीवन में 2% भी कोई क्यों नहीं उतारता? इसकी वजह खोजनी चाहिए और हर इंसान को खोजनी चाहिए। कठपुतली की तरह नाचना नहीं चाहिए। ना किसी धार्मिक व्यक्ति के हाथ हो, ना किसी कथावाचक के हाथ हो, ना किसी राजनेता के हाथ हो, ना किसी आदमी के हाथ हो, लेकिन लोग कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। मानवीय गरिमा शून्य है। बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को अपनी मानवीय गरिमा के बारे में सोचना चाहिए। आपका रखवाला कोई नहीं है। आपका शोषण करने के लिए हर कदम पर लोग हैं। आप मूर्ख हैं तो आपकी मूर्खता से शोषण होगा। आप औरत हैं तो आपको कमजोर माना जाएगा और आपका शोषण करने के लिए चारों तरफ आदमी खड़े होंगे और आदमियों की औरतें भी खड़ी होंगी। वो औरतें जो आदमियों का कहना मानती हैं। और वो आदमी कौन? वो कुछ भी हो सकते हैं। वो पैसे वाले हो सकते हैं, वो राजनेता हो सकते हैं, वो गुंडे हो सकते हैं, वो लफंडर हो सकते हैं, वो कोई भी बदमाश हो सकता है जिससे आपको डर लगे। अभी एक राजनेता का एक्सीडेंट हो गया। महाराष्ट्र के राजनेता अजित पवार जा रहे थे चुनाव प्रचार करने और एक्सीडेंट हो गया। कई सारे लोग उनके साथ मारे गए। लोगों को शक है कि उनकी हत्या कराई गई है। लोग जांच की मांग कर रहे हैं, पर क्या कभी जांच होगी? नहीं होगी। ये सारी चीजें शक पैदा करती हैं। कोई घटना घटे और उसकी जांच ना हो, उसका परिणाम ना आए, उसको लीपापोती करके एक साइड में रख दिया जाए, इससे शक होता है। अगर आपकी भक्ति है तो शक नहीं होगा। जहां भक्ति होती है वहां शक नहीं होता। और जहां भक्ति नहीं होती, सर्विस की आकांक्षा होती है। एक सरकार से सर्विस की आकांक्षा होनी चाहिए, भक्ति की नहीं। भले वो 50,000 धार्मिक लफंडरों को लेकर के घूमता हो। धर्म आपका मसला हो सकता है, आपके घर के अंदर का मसला हो सकता है, लेकिन धार्मिक दलाल आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो गए, ये हमारे समझ में नहीं आया। जो कहते हैं कि ईश्वर और आपके बीच में मैं हूं। तुम ईश्वर और अपने बीच में धार्मिक दलाल को क्यों रखना चाहते हो? जीविका के लिए किसी पंडित को दाल, चावल, आटा, नमक दे दो, दया करके दे दो, खाए पिए ऐश करे। बट ये कहो कि वो आपका मिलन भगवान से कराएगा, ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये बिल्कुल गलत है। इसका ध्यान रखना चाहिए हर स्त्री को, हर आदमी को, हर बच्चे को। धार्मिक दलाल जैसी कोई संस्था ना तो होनी चाहिए और ना उसको आपको बनाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये रोजी रोटी का साधन है तो ऐसी रोजी रोटी को खत्म कर दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये समाज का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, ये गलत शिक्षा देते हैं। आपके पास दम हो तो आप ईश्वर से सीधा संपर्क बनाइए, जो कि है भी नहीं, पर आपके दिमाग में है तो आप कर सकते हैं। मुझे उससे कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम नहीं है। मार्क टली जैसे लोग समझते थे भारत में क्या चल रहा है। वो जानते थे कि भारतीय इतने कॉम्प्लेक्स में है कि अंग्रेजी बोल के ही खुश हो लेते हैं। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मुझे कमतर मत आंकना, मैं बड़ा क्लासी हूँ, मुझे कमतर मत आंकना। राजा राम मोहन रॉय भी जानते थे कि स्त्रियों को सती होने की जरूरत नहीं है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो प्रूफ नहीं करती तो उन्हें जबरदस्ती झोंक दिया जाता था आग में। कोई स्त्री इसलिए नहीं मरती थी कि वो अपने पति को इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि वो चला गया तो अब अपने आप को आग में लगा दे। नहीं, ये ना तो मानवीय है, ना ही वैज्ञानिक है, ना ही ये साइकोलॉजिकली सत्य है। कोई कितना भी डर जाए अपने आप को आग में नहीं झोंक सकता।
हाँ, हमारा समाज ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम आज जो देख रहे हैं आधुनिक समाज में, जो हमारे समाज की हालत हो गई है, इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं कि 10 लोग मिल करके एक की हत्या कर देते हैं पीट पीट करके। ये इनसेंसिटिविटी और नहीं है तो और क्या है। और हमारे कुछ अखबार इस बात में लगे हुए हैं। कोरोना के दौर में था कि कुछ मुसलमानों को कहा जाता था कि उसने रोटी में थूक लगा दिया, उसने रोटी में थूक लगा दिया, लगातार यही निकलता था, यही निकलता था, रोज़ निकलता था। आजकल निकलता है कि मतांतरण हो रहा है, डॉक्टर भी मतांतरण में। तो ये कुछ दिनों तक एजेंडा चलेगा और लोगों के दिमागों में जब तक ये फैक्ट बैठ नहीं जाएगा तब तक वो निकालते रहेंगे। मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, मैं इतना बोलना नहीं चाह रही थी, पर ठीक है, आपको सुनना है तो सुनिए, नहीं तो पॉज कर दीजिए या स्टॉप कर दीजिए। मैं अब चाय पीऊँगी। थैंक यू। बाकी ठीक है। गांधी हत्या को ध्यान रखिए, कौन थे, क्या कर रहे हैं, उन्हें वही आता है, वही करेंगे। टाटा, बाय बाय।